हमारे इस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम इंडियन इकोनॉमी के एक प्रश्न पर बात कर रहे हैं जो यूपीएससी 2017 में पूछे गए थे। इस प्रश्न को उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को हल करने की हमारी रणनीति क्या हो। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, और उसके बाद 3 ये स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो हो सकता है अधिकांश विद्यार्थी ऐसे करें कि यह बारी बारी से 3 स्टेटमेंट को पढ़ें और उसके बाद उत्तर दें। हो सकता है ये सही भी हो, लेकिन हम जब पहले ये टॉपिक को देखें कि यह मौद्रिक नीति समिति के बारे में है, तो पहले उसका एक क्विक रिवीजन कर ले कि देखते हैं कि उसके संबंध में हम क्या जानते हैं। और अगर ये इस 3 स्टेटमेंट को ही पढ़ने लग जाए तो हो सकता है हमारा कॉन्सेप्ट जो है इसी 3 स्टेटमेंट के इर्द गिर्द ही घूमता रह जाए और हम शायद उसका सही उत्तर ना दे पाएँ। तो सबसे पहले मौद्रिक नीति की बात कर ले। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यह क्या होती है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात कर ले कि मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए यह कमेटी बनाई गई है। मौद्रिक नीति किसी भी अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक की वह नीति होती है जो वह उस अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करती है। मुद्रा की तरलता को नियंत्रित क्यों करती है? क्योंकि उसके माध्यम से वह मुद्रास्फीति दर भी नियंत्रित कर सकती है और आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने का प्रयास करती है, यानी दोनों के बीच सामंजस्य बैठाती है। इसके लिए यह मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है जिसमें कुल 6 मेंबर हैं। सरकार द्वारा यह आरबीआई अधिनियम 1934 में यह संशोधन करके यह कमेटी बनाई गई है जिसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 आरबीआई द्वारा और 3 सरकार द्वारा ये सदस्य नियुक्ति होते हैं। आरबीआई के सदस्यों में एक गवर्नर, दूसरा डिप्टी गवर्नर और तीसरा एक केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी होता है। और सरकार द्वारा जो सदस्य इसमें नियुक्त होते हैं, सरकारी सदस्य, उसमें भी तीनों सदस्य अर्थशास्त्र के ही क्षेत्र के होते हैं। इसी के आधार पर यह बहुमत के आधार पर यह डिसीजन होता है कि किसी भी नीति में कि क्या वह नीति सही है या क्या वह नीति में क्या होना चाहिए। इसके आधार पर अगर यह दोनों मत 3-3 के मत में यह बराबर हो जाता है तो फिर इसका जो केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर है ये दोबारा अपना मत दे करके उसको 4-3 में यह बहुमत होता है। उसके बाद इस तरह से निर्णय लिए जाते हैं। यह तो हो गई मौद्रिक नीति कमेटी की। इसमें मौद्रिक नीति पॉलिसी जो बनाई जाती है उसमें सस्ती मौद्रिक नीति भी कह सकते हैं इसको, और एक कठोर मौद्रिक नीति भी कह सकते हैं। सस्ती मौद्रिक नीति कहने का अर्थ है कि ब्याज दरों को कम कर दिया जाए तो तरलता बढ़ जाएगी अर्थव्यवस्था में, और ब्याज दरों को अगर बढ़ा दी तो ये सस्ती मौद्रिक नीति हो गई, और अगर ब्याज दरों को बढ़ा दिया जाए तो वह कठोर मौद्रिक नीति हो जाएगी, क्योंकि इससे तरलता अवशोषित हो जाएगी। इसके लिए मौद्रिक नीति कमेटी द्वारा 2 उपकरण अपनाए जाते हैं। एक है मात्रात्मक उपकरण और दूसरा है चयनात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के प्रयास किए जाते हैं, और चयनात्मक उपकरण में मुद्रा की मात्रा के नियंत्रण के साथ साथ किसी क्षेत्र विशेष में भी यह मुद्रा की तरलता को नियंत्रित किया जाता है। इसके लिए जो उपकरण मात्रात्मक उपकरण में है, एक है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, दूसरा है इसी के अंतर्गत रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता है। रेपो रेट में आरबीआई द्वारा जो है वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दिया जाता है, और रिवर्स रेपो रेट के आधार पर आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो है उससे के पास जो अतिरिक्त तरलता होती है उसका अवशोषण कर लिया जाता है। फिर है एक वीआरआर, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, जिसके अंतर्गत सीआरआर और एसएलआर 2 अनुपात होते हैं। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो की बात कर ले तो उसके तहत आरबीआई द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पास कितना कैश लिमिट रखना चाहिए उसके लिए वह निर्धारित होता है। और एसएलआर जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये इसके तहत एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत ही हिस्सा जो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को गोल्ड के रूप में या फिर कैश के रूप में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रिजर्व रख करना होता। सरकार वह वाणिज्यिक बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है कि वह कौन सा वह फैसिलिटी चुनती है इस तीनों में से, कैश में और गोल्ड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कौन सा यह चुनती है। फिर है एक ओपन मार्केट ऑपरेशनल, इसके तहत आरबीआई द्वारा सरकार के प्रतिनिधि के रूप में खुले बाजार में
सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। फिर है बैंक रेट के में आरबीआई जो है वह वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक अवधि के लिए ऋण प्रदान करती है। और एमएसएफ रेट है, यह जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, इसके आधार पर आरबीआई द्वारा एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा वाणिज्यिक बैंकों को ओवरनाइट अवधि के लिए ऋण प्रदान की जाती है। फिर जो हमने इसमें है एक और बात कर लेते हैं कि वह है चयनात्मक उपकरण। चयनात्मक उपकरण में 3 उपकरण अपनाए जाते हैं जिसमें मार्जिन सीमा है। इसमें इसके तहत मार्जिन सीमा निर्धारित की जाती है कि आरबीआई द्वारा एक मार्जिन लिमिट लगा दी जाती है कि कम से कम आप इतना आपको कैश रखना ही होगा, यह अनिवार्य रूप से उसको होता है। फिर नैतिक दबाव, आरबीआई द्वारा समय समय पर नैतिक अपील की जाती है वाणिज्यिक बैंकों से कि आप अपने बैंक रेट के आधार पर बैंक रेट को हमारे मौद्रिक नीति के अनुसार ही परिवर्तित करें। और फिर एक और है साख राशनिंग, इसके भी एक अलग है, इसमें भी हम आने वाले कुछ प्रश्नों में इस पर विस्तार हुए। फिलहाल इतना जब हम चर्चा कर लिए तो अब हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि क्या होगा। इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें पहला जो है मौद्रिक नीति समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि यह आरबीआई की मानक बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है। तो यह बात सही है, बिल्कुल, यह आरबीआई द्वारा आरबीआई की मानक बेंच ब्याज दरों का निर्धारित करती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह एक 12 सदस्यीय निकाय है। जाहिर सी बात है, हमने बात किया कि यह 12 सदस्यीय निकाय नहीं 6 सदस्यीय बात है, 6 सदस्यीय निकाय है। तो यह स्टेटमेंट पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले ही पता चल गया कि यह गलत है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट इसको पूरा पढ़े, लेकिन जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो ऐसे स्टेटमेंट को पूरे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर है तीसरा कि यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। जाहिर सी बात है कि इस मौद्रिक नीति समिति की जो अध्यक्षता है वह आरबीआई के गवर्नर करते हैं और इसमें वित्त मंत्री का कहीं कोई सदस्य के रूप में भी नहीं, कहीं भी कोई इसका उल्लेख नहीं है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। अब हमारा उत्तर पता चल गया कि केवल एक सही है। तो अब इस ऑप्शन में हम ढूंढेंगे कि केवल एक कहाँ है। तो यह ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। इस तरह से हम अपने प्रश्नों को हल करने का तरीका बना सकते हैं। आपको अगर हो सकता है कि इससे बेहतर कोई तरीका आता हो तो आप उस तरीके से हल करें, इसमें कोई अनिवार्य